अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये आपकी बुक पे जो है वो चैप्टर नंबर 6 है। पहले तो मैंने सोचा था कि जो आपका चैप्टर नंबर 11 है जो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट है वो मैं करवा दूं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो चैप्टर है वो आप लोगों को ऑनलाइन जो है वो समझ नहीं आना, इसलिए मैंने जो है अपना डिसीजन चेंज कर लिया है और मैंने ये सोचा है कि हम जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज हैं, जस्ट यानी कि जैसे हमने कोई चीज़ ख़रीदी है तो ख़रीदने की एंट्री करनी है, वो उधार ख़रीदी है तो उधार ख़रीदने की एंट्री करेंगे। ठीक है ना, मतलब कि इसमें जर्नल एंट्रीज़ हैं, तो इंशाल्लाह ये ऑनलाइन आपको समझ आ जाएगी। और इंशाल्लाह 11 चैप्टर हम इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको वो क्लियरली समझ आ जाए। अब हम इसको देखते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है। यहाँ मैंने कुछ उर्दू में लिखा है और कुछ इंग्लिश में लिखा है। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी भी हुई हैं, ताकि यानी कि मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए आपको। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। दो तरह की आप लोगों ने ट्रांजैक्शन पढ़ी थी। एक पढ़ी थी कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन और एक पढ़ी थी क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन। कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन से मुराद ये होता है कि हम चीज़ ख़रीदते हैं और ऑन द स्पॉट उसकी पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, परचेज और सेल गुड्स एंड पेमेंट मेड ऑन द स्पॉट, यानी कि जब जब भी चीज़ खरीदी उसी वक्त उसकी पेमेंट कर दी। और क्रेडिट बेस का मतलब ये होता है कि परचेज या सेल हमने की है चीज़ों की, लेकिन पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं की, बल्कि हमने कुछ दिन जो है वो मुकर्रर कर लिए, यानी कि 3 दिन बाद देंगे या 2 दिन बाद देंगे या 2 महीने बाद देंगे या 1 साल बाद देंगे, यानी कि जितनी भी ड्यूरेशन हमने रखनी थी उस ड्यूरेशन के मुताबिक जो है वो हम लोगों ने पेमेंट करनी है। ठीक है, ये होती है क्रेडिट बेस कि ऑन द स्पॉट इसकी पेमेंट नहीं मिलती, बल्कि कब मिलती है, जब हम चाहें, जिस डेट पे हमारे पास पैसे अवेलेबल हों, हम आसानी से उस डेट पे रकम अदा कर सकते हैं। उर्दू में लिखा है कि और जो उधार चीज़ खरीदी जाती हैं उनकी रकम की अदायगी के लिए एक रसीद तैयार होती है। उस रसीद को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। उस रसीद को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं हुंडी। उर्दू में तो आपको पता नहीं चलना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है हुंडी। मतलब कि एक ऐसी रसीद जो कि बनाई जाती है उधार चीज़ ख़रीदने या बेचने के दौरान, ताकि जिस बंदे से चीज़ हमने ख़रीदी या जिसको हमने बेची हमारे पास एक सबूत हो, ठीक है, एक एविडेंस हो जाए कि हमने वो रसीद हमने बनवाई है, ताकि ऑन ड्यू डेट पे हमें जो है वो पेमेंट मिल जाए। यानी ड्यू डेट की पेमेंट जो है वो इसमें ज़्यादातर देखी जाती है। ठीक हो गया, यानी कि जब भी रकम की अदायगी करनी है उस वक्त करनी है। अब बाजू का ऐसा होता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने का एक और फ़ायदा ये होता है, हुंडी बनाने का एक और फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास एक किस्म का सबूत आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि बाज़-औक़ात कुछ कस्टमर इस तरह से भी होते हैं कि चीज़ ले लेते हैं, फिर बाद में ये कहते हैं कि जी आपकी चीज़ सही नहीं थी, मसला हो गया था, चीज़ से हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो उसकी रकम नहीं अदा करते, या जो है वो रकम जो है वो नहीं देते और कहीं और गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक सबूत आ जाता है, तो जब ड्यू डेट पे रकम अदा नहीं होती है ना, तो हम उस बिल के ज़रिए, ठीक है, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ज़रिए हम उस बंदे पे मुकदमा भी कर सकते हैं। ठीक है, स्यू भी उस पर हो सकता है। ठीक है, मुकदमा जारी कर सकते हैं ताकि हमारी रकम की अदायगी हमें टाइम पे मिल जाए। और इस तरह अगर वो रकम की अदायगी टाइम पे नहीं देगा, रकम की अदायगी टाइम पे नहीं करेगा, तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और एक्शन लेने की चार्जेस जितने भी पैसे लगेंगे वो उसी के खाते में जाएंगे। ठीक है, और लेट पेमेंट करने की वजह से उसको इंटरेस्ट, यानी कि एक किस्म का हम फ़ाइन कह सकते हैं या इंटरेस्ट कह सकते हैं, वो भी उसके ऊपर अदा करना पड़ता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल कैसे बनाया जाता है, कैसे चीज़ की अदायगी की जाती है या कैसे चीज़ को जो है वो बेचा जाता है, वो सब कुछ जो है वो बेसिकली हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ना है। ठीक है, आगे इसका मज़ीद कुछ जो है वो बुक से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। ये आपकी बुक का पहला पेज है। नो बिजनेस मैन वांट्स टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। कोई भी बंदा बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जो कि चीज़ उधार बेचना चाहे। ठीक है, टू हिज कस्टमर, अपने कस्टमर को, हु मे प्रूव अनेबल और अनविलिंग टू पे डेट, यानी कि उस कस्टमर को जो कि अपनी
एक किस्म का प्रूफ नहीं देता, या चीज़ उधार जो है वो ख़रीद के तो पैसे नहीं देता, तो हाँ बिजनेसमैन कभी भी नहीं चाहेगा कि वो जो है वो इसको उधार दे। लेकिन एक गारंटी बन जाती है, हमारे पास गारंटी आ जाती है किस चीज़ की, कि हमें वो रकम मिलेगी। यानी कि जितनी बातें मैंने आपको उर्दू में बताई हैं पहले, वो सारी इसमें लिखी हुई हैं। हम एक दफ़ा इसको भी रिवाइज़ कर लेते हैं। टुडे होएवर द इन एवरी फील्ड ऑफ रिटेल trade it appears that sell and profit can be can be थोड़ा जूम कर लें इसको, इंक्रीज बाय सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब उधार चीज़ हम बेचते हैं तो हमें जो है वो हमारी सेल्स ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो उधार ले जाते हैं, और हम बेचने वाले ये सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, हमारी सेल्स में इजाफा हो रहा है, अगर ये पैसे जो हैं हम अगर उधार भी चीज़ दे रहे हैं तो ये पैसे हमें मिल जाने हैं। ठीक है, तो इस बेस पे हम ये सोचते हैं कि हमारी सेल्स में इजाफा हो रहा है, यानी कि हमारी आमदनी हो रही है। द मैन्युफैक्चरर और द होल सेलर हु सेल द गुड्स मोस्टली क्रेडिट, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो उनसे होते हैं, यानी कि जो लोग चीज़ बनाते हैं या जो होल सेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फैक्ट्री से चीज़ उधार ले लेते हैं और फिर बाद में उसका एक जो है वो जिस रिटेलर्स को सेल करते हैं। फिर रिटेलर से जो इनकम आती है, उस इनकम में जितनी की चीज़ें उन्होंने उधार ख़रीदी होती हैं, होल सेलर उसकी जो है वो पेमेंट कर देते हैं और बाकी प्रॉफिट खुद अपने पास रखते हैं। क्रेडिट इज़ अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द सेल। ठीक है ना, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता, लोग चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन बेचने वाले ये चाहते हैं कि हमारी चीज़ बिके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि चीज़ जब हमारे पास सेल नहीं हो पाती, तो हम अगर कहें कि हमने उधार देना ही नहीं है, तो ख़रीदने वाले उधार ख़रीदेंगे भी नहीं। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे ये नुकसान होगा कि हमारी सेल्स प्रमोट नहीं हो सकेगी। तो अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, कुछ फ़ायदा हासिल करने के लिए हमें एक रिस्क लेना पड़ता है। वो रिस्क होता है क्रेडिट बेस का। ठीक है, क्रेडिट बेस का रिस्क है, उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म करने के लिए हमें एक सबूत मिल जाता है, एक एविडेंस मिल जाता है कि जो रिस्क है उससे हमारा जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, रिस्क हमारा कम हो जाता है किस वजह से, कि हम आसानी से चीज़ को उधार बेस पे बेच सकते हैं। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज़ द मेथड ऑफ द पेमेंट यूज बिटवीन द बिजनेसमैन विच हैज़ सर्टन एडवांटेजेस ओवर द मेथड ऑफ पेमेंट। यानी कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। इट हैज़ अ वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन विच इज़ गिवन बिलो, जो कि नीचे दी गई है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1882 के मुताबिक जो है वो डेफिनेशन हमें नीचे दी गई है। वो क्या डेफिनेशन है? एन अनकंडीशनल ऑर्डर, एक गैर मशरूत ऑर्डर है, मतलब एक हुक्म है बगैर, यानी कि किसी इसके ऊपर कोई शर्त आयद नहीं है। मिसाल के तौर पे अनकंडीशनल ऑर्डर से हम ये मुराद लेंगे कि इसमें ऐसा नहीं होता कि परचेज़र ये कहे कि अगर चीज़ें ठीक रही, अगर मुझे फ़ायदा हुआ इन चीज़ों से तो मैं इसकी पेमेंट करूँगा। यानी किसी किस्म की कोई शर्त नहीं होती है, एक हुक्म होता है कि अगर आप चीज़ ख़रीद रहे हो उधार तो आपने पैसा देना है। इन राइटिंग, यानी कि लिखा हुआ होता है। एड्रेस बाय वन पर्सन, एक पर्सन इसको जो है वो लिखता है, टू अनदर दूसरे से, साइन बाय द पर्सन, और पर्सन जो है वो साइन करते हैं। गिविंग इट रिक्वायर्ड द पर्सन टू होम इट इज़ एड्रेस्ड टू द पे ऑन द डिमांड, यानी कि रिक्वायर की जाती है उस बंदे को जिस बंदे ने पेमेंट करनी है कि वो ऑन डिमांड पे करे अमाउंट। ऑन डिमांड से मुराद कि जब ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पे मैंने अगर बिल बनाया है तो मैं अपने कस्टमर से कहती हूँ कि जब मुझे पैसे चाहिए होंगे मैं आपको कह दूँगी, आप मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, ये होती है ऑन द डिमांड। और एट अ फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर time a sum certain money to order the specified person to the bearer। यानी बेरर मतलब जिसने बर्दाश्त करना होता है पैसे को, जिसने नुकसान जो है वो देखना होता है। यानी कि यहाँ पे ये बात की गई है कि एक गैर हुक्मी मशरूत नामा है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, जिसमें एक पर्सन जो है वो दूसरे को मुखातिब करके ये कहता है, इसके अलावा उस पर साइन भी करवाता है। अपने भी होते हैं और उस बंदे के भी होते हैं जिसको उसने पेमेंट करनी होती है, और उसमें ये बात लिखी होती है कि
ऑन जब भी जो है वो पैसे की ज़रूरत हो आप पेमेंट कर दोगे। अगर ऑन डिमांड नहीं तो एक फ़िक्स टाइम बता दो जब आप उसकी पेमेंट मुझे फ्यूचर टाइम में दोगे। ऐसी जो है वो ऑर्डर को, ऐसी कंडीशन को हम जो है क्या कहेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। यानी कि कोई भी मखसूस रकम जो है उसकी अदायगी करनी है किसी मखसूस पर्सन ने, या बेरर मतलब जिसने पैसे को, यानी किसने जो खर्चा बर्दाश्त करना है, तो वो बंदा इसकी पेमेंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे जो है वो कंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर 2 से 3 बंदे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो पेज हाफ है, तो नेक्स्ट आपको बताऊंगी इसका। लिखा हुआ है द पर्सन हु राइट्स ऑर्डर टू पे इज कॉल्ड ड्रायर। यानी कि जिस बंदे ने बिल बनाना है वो बंदा कहलाएगा ड्रॉर। ड्रॉर का मतलब होता है बनाने वाला। ठीक है, या सेलर। मिसाल के तौर पर मैं अगर चीज़ सेल कर रही हूँ, उधार बेच रही हूँ चीज़, तो उस दौरान देखा जाए तो मैंने बिल बना के देना है परचेज़र को। ठीक है, मैंने परचेज़र को जब बिल बना के देना है तो बिल मैं सारा कुछ लिखूँगी। जब भी आप भी चीज़ लेने के लिए जाते हो दुकानों पे, तो जो दुकानदार होता है वो बिल बना के देता है। तो उसका यानी कि वो दुकानदार जो है वो बिल बनाता है, तो बिल बना के फिर वो आपने भी साइन करेगा और आपके भी साइन करेगा, और बिल वो रखेगा अपने पास। ठीक है, आपका फ़ोन नंबर भी लेगा, सब कुछ आपकी डिटेल जो है वो लेगा और बिल अपने पास रख लेगा। ठीक है, अब वो ऑर्डर दे रहा है कि आपने मुझे जो है वो फ़लाँ डेट पे जो है वो पेमेंट जो आपने कही है उसके मुताबिक आपने देनी है। ठीक है, और यहाँ पे है ड्राई के बारे में। अ पर्सन अपॉन whom the bills of exchange is drawn who is ordered to pay is called the dry। यानी कि वो पर्सन जो बिल को एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे इनकी ये बताया गया है कि जो बंदा बिल को एक्सेप्ट करता है यानी कि कबूल करता है कि हाँ मैं पेमेंट आपको फ़लाँ डेट पे कर दूंगा, तो वो कहलाता है ड्राई। ड्राई को यहाँ पे एक और वर्ड से भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो होगा हमारे पास जी, यानी कि ड्राई, यहाँ पे लिखा हुआ है अ ड्राई में बी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट से मुराद ये होता है कबूल करने वाला। तो ड्राई जो है उसको एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बिल को कबूल करता है। दिस इज द स्पेशल यूज ऑफ वर्ड एक्सेप्ट बिकॉज इट मीन्स दैट ही एक्सेप्ट टू पे द अमाउंट पेएबल एक्सप्रेस्ड इन द बिल। यानी कि जो बिल में जो अमाउंट बताई गई है वो उसने पे करनी लाजमी है। ठीक है, यहाँ तक कि बस इसको रखें, आगे मज़ीद हमने इसको नहीं देखना। आपने यहाँ पे जो है वो 3 डेफिनेशंस की पहचान करनी है। ठीक है, पहले तो था हमारे पास ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, यहाँ पे ठीक हो गया। एक डेफिनेशन आपने ये याद करनी है, एक डेफिनेशन आपने ये कर लेनी है, ठीक हो गया। और दूसरी आपने जो है वो ड्रार की डेफिनेशन करनी है, तीसरी ड्राई की या एक्सेप्टर की। ठीक हो गया। आगे इनके टाइप्स हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की टाइप्स के बारे में बात हो रही है कि कितनी टाइप्स के जो हैं वो बिल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है पीरियड, मतलब कि मुद्दत, कितनी मुद्दत के लिए जो है वो बिल बनाए जाते हैं। सबसे पहले होता है डिमांड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिमांड बिल्स ऑफ एक्सचेंज से मुराद होता है, यानी कि इस पर किसी भी किस्म का कोई फिक्स डेट या फिक्स टाइम नहीं होता। ठीक है, ऐसी पेमेंट जो है किसी भी टाइम में अदा की जा सकती है जब भी जो है वो ड्रार यानी कि जिसने बिल बनाया है वो कहे। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि मैंने फ़लाँ से पैसे लेने हैं, ठीक है ना, तो उस फ़लाँ को मैं ये कहूँगी कि तुम अगर मुझसे चीज़ उधार ले रही हो, ठीक है ना, तो वो जो पैसे होंगे मुझे जब मुझे ज़रूरत होगी तुमने मुझे तब दे देने हैं। तो एक्सेप्ट करने वाला कहेगा ठीक है, जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं पेमेंट कर दूंगा। कोई भी डेट इसमें फ़िक्स नहीं होती, वो चाहे मैं कल मांग लूँ, चाहे मैं परसों मांग लूँ, चाहे मैं जो है वो महीने बाद मांगूँ या साल बाद मांगूँ, वो मेरी अपनी जो है वो डिमांड होगी। उसके बाद है टर्म टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज। टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज से मुराद ये होता है कि एक मुद्दत जो है वो मुकर्रर कर ली जाती है, एक स्पेसिफिक पीरियड मुकर्रर कर लिया जाता है जिस पीरियड पे जो है वो हम लोगों ने अमाउंट की अदायगी करनी है।
These bills are payable after the specified period on time. The period after which the bills become due for the payment is called tenure। यानी कि वो tenure बता दिया जाता है जिस टाइम पे जिस टर्म पे जो है वो पेमेंट पे करनी है, कि या 3 महीने बाद या 2 महीने बाद पेमेंट करनी है। ठीक है, ये पीरियड वाइज जो है वो हम लोगों ने देखें। उसके बाद है ऑब्जेक्ट वाइज। ऑब्जेक्ट वाइज से मुराद ये होता है कि किस मकसद के लिए जो बिल इशू किया जा रहा है। ठीक है, ट्रेड बिल। ट्रेड बिल से मुराद ये होता है कि एक बंदे ने चीज़ एक जगह से ख़रीदी और दूसरी जगह बेची। ठीक है ना, यानी ख़रीदो फरोख्त के दौरान जो चीज़ होती है उस दौरान जो बिल है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। These bills are drawn or accepted against the sale and the purchase of goods on credit. These are drawn by the seller, creditor and accepted by the buyer, debtor। ठीक हो गया। सेलर और क्रेडिटर जो है, सेलर मतलब जिस बंदे ने चीज़ जो है वो बेची है, ठीक है, वो बंदा कहलाता है। जिसने उधार चीज़ बेची है उसने पैसा वसूल करना है तो वो डेटर कहलाएगा। तो सेलर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है बिल को डेटर के थ्रू, सॉरी बायर के थ्रू। यहाँ पे डेटर आना चाहिए था वैसे, यानी यहाँ पे जो है वो ये बताया गया है कि बिल जो है वो ड्रॉन होता है सेलर से। ठीक है ना, जिसने अपने पैसे वसूल करने होते हैं बायर से। तो बायर जो है, बायर के लिए सेलर जो है वो क्रेडिटर होगा और सेलर के लिए बायर जो है वो डेटर होगा। ठीक है, इस हिसाब से इसको लिखा हुआ है। उसके बाद है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल से क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये होता है कि बिल हमने बनाया है लेकिन वो सेल या परचेज करने के लिए नहीं बनाया, वो बेसिकली किसी की मदद करने के लिए बनाया। मिसाल के तौर पे मेरी अगर किसी फ्रेंड को पैसों की ज़रूरत है तो मैं उसे कहती हूँ कि ठीक है तुम मुझसे जो है वो इतने पैसे ले लो उधार और मुझे फ़लाँ डेट पे दे देना। तो मैंने इस दौरान उसकी मदद की, ठीक हो गया। तो ऐसे बिल जो किसी दूसरे की मदद के लिए बनाए जाएं वो हमारे पास जो है वो अकोमोडेशन बिल कहलाते हैं। इनकी डिटेल आपने ये इतनी ही पढ़नी है, आगे इसको नहीं करना। आगे देखिए क्लासिफिकेशन है बिल्स की। एक इनलैंड बिल है क्लासिफिकेशन के हिसाब से टाइप, एक फॉरेन बिल है। इनलैंड बिल से क्या मुराद होता है? इनलैंड बिल से मुराद ये होता है कि अपने ही कंट्री में रह के सेल या परचेज कर रहे हैं तो वो कहलाएगा इनलैंड बिल। लेकिन वही बिल अगर हम लोग दूसरे किसी कंट्री से कर रहे हैं तो वो फॉरेन बिल कहलाएगा। ठीक है, आज तो हमने पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, ये आपने जो है वो इसको देखना है, ख़ुद भी इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। कुछ समझ ना आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम इनकी जो है वो एंट्रीज शुरू करेंगे, यानी कि उसमें ये हम देखेंगे कि बिल एक्सेप्ट हो रहा है, एक बंदा जो है वो चीज़ ख़रीद रहा है और एक बंदा चीज़ बेच रहा है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे जो परचेज़र होगा, ठीक है ना, उसकी देखेंगे और सेलर की एंट्रीज देखेंगे। इस पर लिखा ही नहीं जाता। ठीक है, सेलर और परचेज़र की एंट्रीज देखेंगे कि जिस बंदे ने चीज़ ख़रीदी है वो एंट्री क्या करेगा, जिसने बेची है वो एंट्री क्या करेगा। जब बिल बनाया जाएगा तो बिल बनाने की एंट्री क्या होगी, क्योंकि बिल जिसने बनाना है उसने पैसे वसूल करने हैं। ठीक है ना, यानी कि जिसने बिल के पैसे जो है वो वसूल करने हैं। परचेज़र की, ठीक है, एंट्रीज देखेंगे, सेलर की एंट्रीज देखेंगे, जो बिल बनाया जाएगा उस बिल को देखेंगे कि वो बिल हमने जो है वो किसके लिए बिल रिसीवेबल है, यानी कि अब सेलर है, सेलर ने पैसे वसूल करने हैं तो वो सेलर बिल रिसीवेबल लिखेगा। परचेज़र है, परचेज़र ने पैसे जो है वो पे करने हैं तो वो इसी बिल को जो है वो बिल पेएबल के नाम से लिखेगा। यानी कि ये सारी की सारी इनकी जितनी भी हमने ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज़ हैं ना वो हमने याद करनी है। और एंट्रीज़ बेसिकली होंगी हमारे पास जनरल एंट्रीज़, जैसे चीज़ ख़रीदने की एंट्री करनी है या चीज़ बेचने की एंट्री करनी है, तो वो सारी एंट्रीज़ हम इसमें देखेंगे। इंशाल्लाह ये चैप्टर बहुत आसान होगा, आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। आज इंट्रोडक्शन इसका हमने किया है, कल एंट्रीज़ याद करेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।